महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जिसका पूरे भारतवर्ष में स्वाभिमान के लिए, पराक्रम के लिए बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है। भारत माँ का एक ऐसा वीर पुत्र जो अकबर जैसे बादशाह के सामने झुका नहीं, जिसने पराधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं हमारे गढ़वाल में महाराणा प्रताप से पूर्व एक ऐसा पराक्रमी योद्धा था जिसने अपने पराक्रम से, अपने स्वाभिमान का सिर भी सम्मान से ऊंचा कर दिया था, जिसने अपना सिर कटाया लेकिन सिर नहीं झुकाया। आज हम उसके गढ़ के ऊपर खड़े हैं, उप्पूगढ़, इतिहास में जिसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत चर्चाएं हैं। वही उप्पूगढ़ जिसका जवान, जिसका राजा कप्पू चौहान पूरे दुनिया में पराक्रम, स्वाभिमान की जीती जागती प्रतिमूर्ति है। आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे उप्पूगढ़ के बारे में और कप्पू चौहान के बारे में, उनके राजा अजयपाल के साथ हुए युद्ध के बारे में। अंत तक बने रहें, वीडियो देखें और हम आपको वो तमाम जानकारी दिखाएंगे। साथियों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको 500 साल पुराने इतिहास में लेकर जा रहे हैं। कप्पू चौहान का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वही कप्पू चौहान जिसने स्वाभिमान के लिए अपना सिर कटा लिया लेकिन सिर झुकाया नहीं। आज हम उनके गढ़ पर जाएंगे, उनसे जुड़ी तमाम ऐतिहासिक घटनाएं आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ गढ़ में अभी क्या स्थिति है, कैसा दिखता है, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। साथियों, उत्तराखंड के टिहरी जिले के अंतर्गत उप्पू क्षेत्र में, जहां पर भारत का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी ब्रिज बन रखा है, उससे महज 4 किलोमीटर की दूरी पर उप्पूगढ़ है। सड़क से उप्पूगढ़ तक जाने के लिए लगभग 250 से 300 मीटर का पैदल रास्ता है। साथियों, रास्ता चलते चलते हम आपके साथ कुछ शेयर कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि चांदपुरी गढ़ के राजा भानु प्रताप ने मालवा से आए राजकुमार कनकपाल से अपनी इकलौती लड़की की शादी कर ली थी। उसके बाद उनका वंश आगे बढ़ा। कई लोगों का मानना है कि वहीं से पंवार वंश का आगाज हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि राजा कनकपाल से उनके 24वें वंशज सोमपाल से पंवार वंश का आगाज हुआ। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि राजा कनकपाल के 37वें वंशज राजा अजयपाल के द्वारा पंवार वंश की नींव रखी गई थी। राजा अजयपाल राजा आनंदपाल के पुत्र थे, जिनका शासनकाल 1490 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और इतिहासकारों का मानना है कि उनका शासन 1519 ईस्वी तक चला। कप्पू चौहान और राजा अजयपाल दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। तो साथियों, अब हम मुख्य गेट पर पहुंच चुके हैं और इसके अंदर हम देखेंगे क्या है। गेट से अंदर प्रवेश करते ही सामने कप्पू चौहान की बनी हुई मूर्ति दिखती है, उनका स्मारक दिखता है और चारों तरफ का जो नज़ारा है वो पहाड़ियों से भरा हुआ है। हर तरफ पहाड़ियाँ हैं और स्वयं भी ये गढ़ पहाड़ी के ऊपर है। यहाँ पे भैरव का प्राचीन मंदिर है, जिसको कुछ समय पहले जीर्णोद्धार के द्वारा पुनः बनाया गया और सामने टिहरी डैम नज़र आता है। सबसे पहले हम इस गढ़ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में यहाँ से आपको बताते हैं। उसके बाद हम इतिहास पे जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या वस्तुएं हैं उन सब से आपको परिचित करवाएंगे। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये गढ़ भागीरथी के तट पर बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है एवं इस पहाड़ी के आधार पर गड़ुगाड़ की नदी और भागीरथी नदी का मिलन होता है। गढ़ के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं और पूरा पहाड़ पत्थर का ही बना हुआ है। पत्थरों की आकृति और आकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पत्थर हैं। तो आइए साथियों, अब नज़र डालते हैं यहाँ की कुछ वस्तुओं पर और उसके पश्चात हम आपको वीर कप्पू चौहान और अजयपाल के युद्ध के बारे में कुछ बातें बताएंगे। साथियों, गढ़ के दक्षिणी छोर पर जहाँ पर थोड़ा समतल है, वहाँ पे कुछ औखलियाँ देखने को मिली हैं, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में उखल्यारा कहा जाता है। और ये उखल्यारे आज के उखल्यारों से थोड़ा गहरे जरूर हैं और ये भी सोचना होगा कि ये 500 साल पुराने हैं और 500 साल पहले से जो उखल्यारे हैं कुछ ना कुछ बारिश से और रगड़ से कहीं ना कहीं ये कुछ खपे भी होंगे। इन पे आज के डेट में मिट्टी भर रखी है और एक सबूत के तौर पर कुल मिलाकर के ये देखने को हैं कि ये उखल्यारे वास्तव में थे और यहाँ पे कप्पू चौहान द्वारा काम किया जाता था। वर्तमान में इस पहाड़ी के सबसे ऊपरी भाग पर मंदिर है, प्राचीन भैरव मंदिर, और यहीं पे पहले छोटा मंदिर था। कुछ समय पहले इसको बड़ा कर दिया गया है और इस मंदिर की
काफ़ी प्रचलित मंदिर है ये और काफ़ी इसको माना जाता है, काफ़ी प्राचीन है भैरव देवता का मंदिर। और इस मंदिर के बताया जाता है कि इस भैरव देवता के मंदिर के पीछे ही कप्पू चौहान का घर था, जहाँ पे उसके अवशेष मिलते हैं, जो उत्तर दिशा यानी हरियाणा की तरफ स्थित है। 1997 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री लाखीराम जोशी जी के द्वारा और खेम सिंह चौहान जी के संरक्षण में इस पे कुछ कार्य करने का प्रयास किया गया था, किंतु पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आइए अब वीर शिरोमणि कप्पू चौहान और चक्रवर्ती राजा अजयपाल के बीच हुए युद्ध पर प्रकाश डालते हैं। राजा अजयपाल, जो गणनाथ कहा जाता था, गढ़पाल कहा जाता था, आदिनाथ कहा जाता था, जिसके पास तांत्रिक शक्तियां थी, जिसके पास बहुत विशाल सेना थी, उसकी विशाल सेना के साथ कप्पू चौहान के मुट्ठी भर सेना ने जिस प्रकार से लोहा लिया और जिस प्रकार से 15 किलोमीटर दूर तक अजयपाल की सेना को खदेड़ के ले गए, वो सारी जानकारी, वो सारा इतिहास आज हम आपको दिखाएंगे वीर शिरोमणि कप्पू चौहान के बारे में। साथियों, 1490 ईस्वी में राजा अजयपाल सिंहासन पर बैठा और उसने अपनी शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दी। उस समय कुमाऊं के राजा कीर्तिचंद ने राजा अजयपाल के राज्य पर आक्रमण किया और राजा अजयपाल को हरा दिया। लेकिन अगले ही वर्ष 1492 ईस्वी को राजा अजयपाल ने पुनः कीर्तिचंद को हराया और वहीं से उसका विजय अभियान शुरू हो गया था। उस समय छोटे छोटे किलों में राजा अपने राज करते थे और चांदपुरी गढ़ सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली गढ़ था। 1512 ईस्वी में राजा अजयपाल चांदपुर गढ़ से अपनी राजधानी को देवलगढ़ में ले आया और कुछ ही समय में उसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थापित कर दी। राजा अजयपाल का उस समय एकमात्र लक्ष्य था सभी गढ़ों पर अपना आधिपत्य जमाना। लेकिन उप्पूगढ़ एक ऐसा गढ़ था जो बिल्कुल उसकी बात नहीं मान रहा था। उसने उप्पूगढ़ के जवान कप्पू चौहान को संदेश भिजवाया और अपनी पराधीनता स्वीकार करने के लिए उससे बात की। लेकिन कप्पू चौहान का जवाब गया, मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़ हूँ, मैं किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद राजा को जब वापस यह खबर मिली तो राजा काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने पुनः संदेश भेज करके युद्ध की चेतावनी दे दी। कप्पू ने वापस जवाब दिया कि राजा, तेरे आक्रमण करने से पूर्व मैं तेरे श्रीनगर पर आक्रमण कर दूंगा, तेरे श्रीनगर के बाग बगीचों को तहस नहस कर दूंगा। यह खबर जब राजा अजयपाल तक पहुंची तो मानो अग्नि में घी पड़ गया हो। राजा अजयपाल ने अपनी सेना की चढ़ाई उप्पूगढ़ की तरफ शुरू कर दी। भागीरथी के तट पर राजा अजयपाल की सेना पहुंच गई। उन्होंने वहां पे डेरा डाल दिया। कप्पू चौहान की मां ने जैसे ही खिड़की से देखा कि नीचे विशाल सेना खड़ी है तो उसने कप्पू चौहान से कहा, बेटा जा और राजा अजयपाल से माफ़ी मांग ले, वो निश्चित तुझे माफ़ कर लेंगे। लेकिन स्वाभिमान के प्रतीक, स्वाभिमान के सच्चे सिपाही कप्पू चौहान ने कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। कप्पू चौहान अपने गढ़ के ऊपर चढ़ा और भागीरथी पर बने पुल के रस्से काटकर पुल को नीचे गिरा दिया। राजा अजयपाल को जैसे ही इसकी खबर मिली तो उसने तुरंत सिपाहियों से कहा कि पुल जल्द से जल्द बनाया जाए। तो सिपाहियों ने वहां पे मालू के पेड़ के पुल बनाए और उस पुल पे उप्पूगढ़ की चढ़ाई हुई। इतने में कप्पू चौहान की सेना, जो एक छोटी सी सेना थी, उसको लेकर के युद्ध क्षेत्र में चल पड़ा और राजा अजयपाल की भारी सेना से भीषण युद्ध शुरू हो गया। राजा अजयपाल की सेना को कप्पू चौहान के सैनिकों ने सिराई तक खदेड़ दिया। यह घटना लगभग 1515 ईस्वी की बताई जाती है। कप्पू चौहान काफी पराक्रम और शौर्य से युद्ध लड़ रहा था। उसके सामने अजयपाल की सेना की एक नहीं टिक रही थी और अपने उप्पूगढ़ से 15 किलोमीटर दूर अठुर्त के शेरों तक वो अजयपाल की सेना को खदेड़ता हुआ लेकर गया। लेकिन उसके बाद अजयपाल ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र में कुछ सैनिकों को उप्पूगढ़ में भेज करके यह बताया कि कप्पू चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए। यह सुनकर कप्पू चौहान की मां और पत्नी ने जौहर कर दिया और अपने घर पर आग लगा दी। गढ़ पर आग लगने के बाद इसकी सूचना जैसे ही कप्पू चौहान तक पहुंची तो वो हताश और निराश हो गए। एक किंवदंती बताई जाती है कि कप्पू चौहान की जटुली यानी बाल जब तक नहीं कटते थे तब तक उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। पत्नी और मां के मृत्यु के शोक में कप्पू चौहान ने अपना सिर मुंडाया और इतने में ही अजयपाल के सैनिकों ने उसे बंदी बना दिया।
इस युद्ध में राजा अजयपाल को लोहे के चने चबाने पड़े। उसकी भारी सेना की क्षति हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कप्पू चौहान से कहा कि कप्पू, अभी भी तेरे पास मौका है, तू मेरी पराधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन कप्पू चौहान ने मना कर दिया। स्वाभिमान से उठे इस सिर को झुकाने के लिए राजा अजयपाल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके सिर को इस तरह से काटा जाए कि इसका सिर मेरे चरणों पर आकर गिरे। कप्पू चौहान ने अपने मुंह पर 2 मुट्ठी रेत भर दी। राजा अजयपाल के सामने कप्पू चौहान को जैसे ही खड़ा किया गया और जैसे ही उसकी गर्दन को नीचे झुकाने की कोशिश की गई, लेकिन कप्पू चौहान ने अपनी गर्दन नीचे नहीं की। तलवार से वार करने का आदेश जैसे ही मिला तो कप्पू चौहान ने अपनी गर्दन को इस तरह से घुमाया कि गर्दन दूर जाकर गिरी और उसके मुंह का रेत अजयपाल के मुंह पर जाकर गिरा। अजयपाल ने अपने आप को शर्मिंदगी में महसूस किया और कहा, वाह वीर, धन्य है तेरा पराक्रम, धन्य है तेरी वीरता, धन्य है तेरा स्वाभिमान। कप्पू चौहान की मृत्यु के बाद राजा अजयपाल ने कप्पू चौहान की अंत्येष्टि काफी सम्मानित ढंग से की, उसे मुखाग्नि दी और स्वयं युद्ध क्षेत्र में कभी न जाने का निर्णय लिया। अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और नाथ समुदाय में अपने आप को स्थापित कर दिया। वीर कप्पू चौहान सदा सदा के लिए अमर हो गए। आज हम उन्हें 500 वर्ष बाद फिर याद कर रहे हैं। ऐसे वीर को हम बारंबार नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।